हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। और आप लोग लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आप लोग लास्ट तक बने रहते हैं और आपका काफ़ी नुकसान हो जाता है। क्वेश्चन काफ़ी सीरियस और इम्पॉर्टेंट चल रहे हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें। कल हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कहता है कि ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिससे कि कह रहा है एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो। कह रहा है मूलभूत प्रतियों की समझ को बढ़ावा मिले या मूलभूत प्रतियों को सीखने में आनंद मिले, छात्रों में संप्रेषण के कौशलों का क्या हो, विकास हो। ठीक है, तो वृत्तांत से संबंधित हमें बताना। देखो, एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। मूलभूत प्रतियों को समझने को बढ़ावा मिले, ये भी ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन में और इस वाले ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहेगा। कह रहा है मूलभूत प्रतियों को सीखने में आनंद मिले, छात्रों में संप्रेषण के कौशल को विकास हो। देखो, ऑप्शन ये भी ठीक है, ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन के हिसाब से लेना है, इसलिए मूलभूत प्रतियों को सीखने में क्या मिले, आनंद मिले, यानी कि ए और बी और सी किस में है, आपके दूसरे वाले में है। ठीक है, ऑप्शन आपका ये भी करेक्ट है। ठीक है, अगर यानी कि ए बी सी डी होता तो हम चारों लगा देते, लेकिन डी ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और सारे क्वेश्चन कूड वाले हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं अभी नई ट्रिक के साथ बताऊंगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संरचनात्मक आकलन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ठीक, तो पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि संरचनात्मक आकलन कहते किसे हैं। ठीक है, तो संरचनात्मक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है, ये समझिए पहले। पाठ्यक्रम क्या होता है, जैसे कि शैक्षिक कार्यक्रम हो जाए, पाठ्यक्रम नवीन शिक्षण विधि की कमियों को इंगित करना तथा इसमें सुधार करने के उपाय बताना। संरचनात्मक आकलन में छात्रों को पता नहीं चलता है कि इसका आकलन किया जा रहा है ना। ये सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन करता है, और क्या करता है, ये बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा उनमें सीखने में सुधार की प्रक्रिया है। ठीक है, तथा प्रगति पत्र में दर्ज किया जाने वाला क्या है, ये एक विवरण है। ठीक है, अब लोग जो है ऑप्शन पे आ जाते हैं। ई वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, अब आते हैं। कह रहा है ये सब बच्चों को दिए जाने वाले औपचारिक परीक्षण हैं। ठीक, कह रहा है कि इसमें बच्चों को ये पता नहीं चलता कि उनका आकलन किया जा रहा है, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक, ये प्रगति पत्र पर दर्ज किए जाने वाले विवरण है, अभी मैंने ये बताया था आप लोगों को। कह रहा है ये सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन है, बिल्कुल। कह रहा है ये बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा उनके सीखने में सुधार की प्रक्रिया है, बिल्कुल, यानी कि बी सी डी ई। देख लो ऑप्शन कहाँ है, बी डी ई सी तो कहीं है ही नहीं, तो सी वाला भी इसमें लगा दो। ठीक है, यानी कि बी सी डी और ई आ जाएगा। ठीक है, इसमें इंक्लूड है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर। अच्छा, ये भी कोट है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करता है। तो पहले आप लोग समेकित मूल्यांकन समझ लीजिए। देखिए, समेकित शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि अभिप्राय क्या है, संपूर्ण अधिगम के अनुमान लगाने से है, यानी कि इसमें पूर्व निर्धारित समय अथवा पाठ्यचर्या के किसी निश्चित अंश के पठन पाठन के बाद विद्यार्थी के अधिगम की संपूर्ण दक्षता की जानकारी क्या करती है, प्राप्त करने के लिए समेकित आकलन किया जाता है। इसकी विशेषताओं में निर्धारित मापदंड के आधार पर बच्चे के कार्यों की गुणवत्ता हो गई की जांच करना, तथा इसमें एक बच्चे की उपलब्धि की दूसरे बच्चे से क्या करना, तुलना करना। ये छात्र के प्रत्येक पक्ष का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो समेकित मूल्यांकन जो है छात्र के प्रति एक पक्ष का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, कहता है कि ये निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चे के कार्य की गुणवत्ता की जांच करता है। ठीक, मैंने अभी बताया था। कह रहा है ये सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता का परखना है, ये नहीं है। ये एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चों से करता है, बिल्कुल ठीक है। कह रहा है ये एक बच्चे की प्रगति की तुलना स्वयं की पिछली प्रगति, ऐसा मैंने अभी कुछ नहीं बताया। ठीक है, आप लोगों को, यानी कि ए और सी देख लो, कहीं है, देखो ए और सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यचर्या में सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन सी है। देखो, एक क्वेश्चन इसका 100% आना, या तो थीम से आएगा या उप थीम से आएगा। फिलहाल हमसे ये पूछ रहा है कि 6 थीमों में से एक थीम कौन सी है, ये बताना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को लिख कर
बता देता हूँ, थोड़ा सा ऑप्शन को ऐसे कर देता हूँ। ठीक, तो 6 थीम है। कितनी है? 6। कौन कौन सी है? जल, 1 मिनट, परिवार एवं मित्र, ठीक, जल, भोजन, आश्रय, जल, भोजन, आश्रय, यात्रा, और जो हम सोचते हैं और करते हैं। ठीक है, करते हैं। ये 6 हो गई आपकी थीम। अब उप थीम पे आ जाओ। कितनी उप थीम है? उप थीम है 4। कौन कौन सी हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, संबंध हो गया, ठीक, दूसरा हो गया आपका जानवर, तीसरा हो गया पौधे, और चौथा हो गया आपका काम और खेल, यानी कि कार्य और खेल। ठीक, आ नहीं पा रहा है तो आप लोग सुन तो रहे हैं ना, खेल। ठीक है, अब देख लो हमसे क्या पूछा है, थीम पूछा है। तो थीम कौन सा है? देखो, पौधे हमारा उप थीम है, अभी मैंने बताया। पशु भी उप थीम है, और हमारे चारों परिवर्तन, ये भी, ये कुछ नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आश्रय हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, थीमों की संख्या 6 होती है, उप थीमों की संख्या 4 होती है। परिवार एवं मित्र, जल, भोजन, आश्रय, यात्रा, जो हम सोचते हैं और जो करते हैं। उप थीमों की संख्या 4 है, संबंध, जानवर, पौधे और कार्य और खेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कहता है कि ईवीएस पाठ्यचर्या में थीम परिवार और मित्र, जो थीम दे रखी है परिवार और मित्र, कर सम्मिलित करता है। तो किस में सम्मिलित करता है ये बताना है आप लोगों को। तो किस में करता है? कार्य और खेल में करता है। परिवार और मित्र कार्य और खेल में कैसे करता है, हाँ ये समझ लीजिए। देखो, ईबीएस पाठ्यचर्या में थीम और जो परिवार है आपका, वो कार्य और खेल को सम्मिलित करता है। यानी कि सामान्यतः ईबीएस के पाठ्यक्रम को उन विषयों को बाल केंद्रित परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत विकसित किया गया है जो सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतरापृष्ठ प्रदान करते हैं। ठीक है, अब तुम ये सोचते हो सर ये वाला क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगाया? बेटा देखो, ये थीम है, ये भी थीम है, ये भी थीम है। इसके अंतर्गत ही तो उप थीम आती हैं। परिवार और मित्र के अंतर्गत 4 चीज़ें आती हैं जो मैंने भी आप लोगों को बता दिया है। वो क्या क्या बताया मैंने अभी? संबंध बताया, जानवर बताया, पौधे और काम और हम जो सोचते हैं। तभी मैंने ये वाला ऑप्शन बताया आप लोगों को। ठीक, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कहता है कि सबिया ने अपने चित्र में आकाश को हरा और पेड़ को नीला रंग दिया है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि आप एक क्लास के शिक्षक हैं, प्राइमरी के कक्षा के, और आपके एक छात्र ने क्या कर दिया है? आकाश को तो हरा कर दिया है, लेकिन पेड़ को क्या कर दिया? नीला कर दिया। तो आप क्या करेंगे? कह रहा है सबिया ने आकाश और पेड़ का चित्र देखने के लिए कहे और फिर से बनाने को कहें। ऐसा नहीं, इससे वो डिमोटिवेट हो जाएगी। सबिया को बताएं कि आकाश नीला है और पेड़ हरे होते हैं और उसने गलत रंग किया है। तो हमें ये नहीं कहना है, बच्चे को गलत नहीं बताना है। कह रहा है कि सबिया को बगीचे में ले जाएं और उसे आकाश और पेड़ देखने दें। ऐसा नहीं है। आपको लगता होगा सर ये वाला ऑप्शन अच्छा है, यानी कि ऑप्शन होगा सी। कैसे होगा ये समझ लो। कहता है उसके चित्र की सराहना करें, बिल्कुल उसकी तारीफ़ करें। उसके बाद उससे पूछें कि उसने इन रंगों का चयन क्यों किया है, फिर वो बताइए आप लोगों को। ठीक है, तो जो आम जिंदगी होती है उसमें आप लोगों को ऑप्शन लगता होगा ये वाला। ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार संगठित है। ठीक है,
तो हमें ये बताना है किस प्रकार संगठित है। यानी कि पर्यावरण बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक बिल्कुल बच्चे के पास से शुरू होता है और व्यापक की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। व्यापक से निकटस्थ तक नहीं जाता है, कह रहा है स्वयं के रूप में बच्चे से प्रारंभ होकर स्वयं के व्यापक रूप में, बिल्कुल कह रहा है स्वयं के रूप में व्यापक संदर्भ से स्वयं के, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी होना चाहिए। ए और सी कहाँ है हमारा, ए और सी ये आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, और ये भी कूट से संबंधित है। कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है। कहता है कि बच्चे अपने प्रयासों से अकेले सीखते हैं। देखो बच्चे सीखते तो हैं लेकिन अपने प्रयास से अकेले नहीं सीखते, उसमें शिक्षक की भी भूमिका होती है। यानी कि बी और ए वाला ऑप्शन कट गया, यानी कि ए ऑप्शन कटा तो ए इसमें है और ए इसमें है, ये काट दो। ठीक, कहता है बच्चे पर्यावरण की अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। बिल्कुल, बच्चे जो होते हैं अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं पर्यावरण के साथ। बाहरी जीवन से एनसीएफ 2005 कहता है बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं। बिल्कुल, बच्चे शिक्षक की व्याख्या, मैंने बताया था व्याख्या से बच्चे नहीं सीखते। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी और सी किस में है, इसमें आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है मुझे लग रहा है, थोड़ा तेज़ी में चलते हैं। और कहता है कि अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अपने बड़े भाई प्रसून के साथ वे कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सकी है। इसका कारण क्या होता है। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका वाइगोस्की से संबंधित है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। इसके दो ही शब्द हैं, एक है ZPD और एक है आपका स्कैफोल्डिंग। जहाँ पे भी वो दिखे आप लोग तुरंत उसे पकड़ लीजिए। कह रहा है बच्चे बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं को स्वाभाविक रूप से विकसित करते हैं, ऐसा इसमें वाइगोस्की ने कुछ नहीं कहा। बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा दिए गए स्कैफोल्डिंग से समीपस्थ विकास क्षेत्र को पार कर लेते हैं। बिल्कुल, मैंने बताया था कि उसके दो ही शब्द हैं, सहायता वाले। ठीक है, ये वाला भी पढ़ लो। बच्चे परिवेश से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बेटा ऑप्शन ठीक है, लेकिन लेव वाइगोस्की के अनुसार गलत है ये, है ना। क्वेश्चन हमारे लेव वाइगोस्की से संबंधित है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के अर्थ निर्माण करते हैं, ये भी ऑप्शन ठीक है बेटा। ठीक है, आधे बच्चे ये दोनों में कन्फ्यूज हो जाएंगे, सर ये वाला लगाएं, ये वाला लगाएं या ये वाला लगाएं। आपको क्वेश्चन का क्या है, नेचर समझना है। ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक है आपके, लेकिन आपको किसके हिसाब से लगाना है, क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि वाइगोस्की के हिसाब से लगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर EBS में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि ये शुरू होता है, कह रहे सीखने वाले के तत्काल परिवेश से, पास पड़ोस के समुदाय से, वैश्विक संदर्भ से या बड़े संदर्भ से। देखो जब बच्चा आता है ना तो उसकी पहला पाठ कहाँ से होता है, प्राइमरी एजेंसी कौन होता है, परिवार होता है। यानी कि परिवार से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, परिवार से। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पहले उनके कहाँ से, घर से सिखाया जाता है, फिर आस पड़ोस के परिवेश से, परिवार, स्कूल, पड़ोस हो गया, और फिर उनके व्यापक परिवेश से, फिर समाज, समुदाय जैसे कि। तो इस तरीके से नीचे से क्या जाते हैं, ऊपर चलते चले जाते हैं। ठीक है, कैसे, नीचे से ऊपर चलते चले जाते हैं। परिवार, पास पड़ोस, स्कूल, समुदाय, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसकी PDF मैं इस वीडियो के बाद तुरंत अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम पर, तो आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं।